नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। अलग अलग जिलों का हम रुझान आपको दिखा रहे हैं और जो आम लोग हैं हरियाणा के, तकरीबन 36,000 का हमारा सैंपल साइज रहा है सर्वे का। 18 जून से 18 जुलाई के बीच में ये हमने ओपिनियन पोल किया है, यानी सर्वे किया है। और जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक एक ज़िला करके के हर ज़िले का हम रुझान आपके सामने रख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासी माहौल और जो मूड इस वक्त हरियाणा में है उसका क्या हिसाब और क्या मतलब उसका हिसाब किताब क्या है। 3 साल सरकार के पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में। जेजेपी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही है 10 साल तक, इसके ठीक पहले, हालांकि उसके पहले भी रही है। आईएनएलडी भी सरकार में रही है। तो वाजिब और लाजमी ये भी हो जाता है कि जब आप ज़िले में जाएं तो हर सरकार के काम का लेखा जोखा भी लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। हम सबकी बातें आपके सामने रख रहे हैं। लोकतंत्र में आखिरी फैसला आपको लेना होता है। तो बहरहाल शुरू करते हैं हम पब्लिक थर्मामीटर। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस जिले की बात करने वाले हैं वो दानवीर कर्ण के नाम पर ये ज़िला है, ये उनकी कर्ण भूमि है। जी हाँ, ये करनाल है। और करनाल से ही आजकल मनोहर लाल जी बतौर एमएलए चुने गए हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो सत्ता का एक केंद्र करनाल है। कभी किसी ज़माने में रोहतक हुआ करता था, कभी भिवानी, कभी हिसार, कभी सिरसा डबवाली, लेकिन पिछले 8 वर्षों से जो सत्ता का केंद्र है बतौर मुख्यमंत्री, अगर आप उसको समझें तो वो करनाल है। और करनाल बहुत अहमियत इस मायने में भी रखता है कि पिछले चुनाव में 39% वोट करनाल डिस्ट्रिक्ट से 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और कुल 39 यानी 39% वोट शेयर बीजेपी का रहा था। और मुख्यमंत्री खुद 45,188 वोट से जीते थे, जो बहुत बड़ी जीत है। कुछ लोगों की इतनी बड़ी जीत रही है पूरे हरियाणा में, उनमें एक खट्टर साहब भी हैं। करनाल से कई खास मेहमान हैं करनाल की बातचीत करने के लिए। पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। त्रिलोचन सिंह जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशवीर राणा जी हैं, आईएनएलडी की तरफ से जिला अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है। बीके कौशिक साहब हैं, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, करनाल से ही है, बहुत बहुत स्वागत है। यशकरण राणा जी हैं, प्रवक्ता जेजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट राजकुमार सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं और ज़रा करनाल की स्थितियों को समझने की कोशिश करें कि क्या मनोहर लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 8 साल में क्या करनाल बदला है, या अभी वाले टेन्योर से ज़्यादा काम हुड्डा साहब के समय में हुआ, या उसके पहले चौटाला साहब के समय में हुआ। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, हमारी और आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। करनाल पे ये रिपोर्ट देखिए। करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल का धान दुनिया भर में सप्लाई होता है। देश में धान के कुल उपज का करीब 50% हिस्सा हरियाणा में होता है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका करनाल की है। करनाल की स्थापना की बात करें तो दंत कथा के मुताबिक महाभारत काल में राजा कर्ण ने इसे बसाया था। करनाल पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर कब्जा किया था। बाद में जिंद शासकों, मराठों और राजा गुरुदत्त सिंह के अधिकार में रहा। साल 1805 में इसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। करनाल के लोग असहयोग आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो समेत कई आंदोलनों में सक्रिय रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनने के समय करनाल को हरियाणा का जिला घोषित किया गया। करनाल ऐतिहासिक जंग के लिए भी जाना जाता है। इसी जिले में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म इसी जिले में हुआ। अगर बात
करनाल की सियासत की करें तो करनाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गढ़ है। करनाल जिले में 5 विधानसभा सीट आती हैं और बात 2019 विधानसभा में 5 सीटों के परिणामों की करें तो करनाल सीट से सीएम मनोहर लाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। मनोहर लाल को 79,906 वोटों का भारी बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 34,718 मत और जेजेपी के तेज बहादुर को महज 3,192 वोट मिले। साल 2019 में घरौंदा सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के हरविंदर कल्याण 67,209 मत पाने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस के अनिल कुमार को 49,807 वोट तो जेजेपी उम्मीदवार उमेद सिंह को सिर्फ 13,709 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। बात नीलोखेड़ी विधानसभा सीट की करें तो साल 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी सभी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में कामयाब रहे। निर्दलीय तौर पर धर्मपाल गोंदर को 42,979 वोट पाने में सफलता मिली। तो वहीं बीजेपी के भगवान दास को 40,757 और कांग्रेस के बंताराम को 19,736 मत हासिल हुए। तो जेजेपी के भीम सिंह को 11,278 वोट मिले, लेकिन आईएनएलडी की मोनिका गिल को 947 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। बात इंद्री सीट की करें तो यहां से बीजेपी को सीट निकालने में सफलता मिली। बीजेपी के राम कुमार को 54,221 मत मिले, लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर नवजोत कश्यप ने 16,776 मत पाए। वहीं जेजेपी के गुरदेव सिंह के खाते में 11,946 वोट गए तो आईएनएलडी के प्रदीप कंबोज 1,765 वोट पर सिमट कर रह गए। करनाल की असंध सीट कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी 32,114 वोट पाने में सफल रहे, लेकिन बीजेपी के बख्शीश सिंह विर्क को 28,518 वोट मिले। वहीं बीजेपी के ब्रिज शर्मा को 13,756 मत और आईएनएलडी के धर्मवीर पांडा को 945 वोट मिले। करनाल जिला ऐतिहासिक तौर पर तो मशहूर रहा ही है, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का सियासी गढ़ होने के चलते भी चर्चा में रहा। साल 2019 के विधानसभा परिणाम में करनाल की 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने बाजी मारी, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय विजय रहे तो कांग्रेस को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ा। चलिए, तो ये कुछ पुराने आंकड़े यानी 2019 के आंकड़े थे, ताकि कहानी जब आगे करनाल की बढ़ेगी तो वो समझने में सहूलियत होगी। और उसमें 1-2 चीज़ें और जोड़ देता हूँ। जैसे आपने देखा कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और इंडिपेंडेंट 1 जीते थे, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे नंबर पे कौन रहा था। बीजेपी 1 सीट पे दूसरे नंबर पे थी, कांग्रेस 2 सीट पर दूसरे नंबर पे थी, इंडिपेंडेंट यानी बीएसपी वाले कैंडिडेट जो थे वो 1 सीट पर दूसरे नंबर नहीं, 1 इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे थे और 1 बीएसपी 1 सीट पर दूसरे नंबर पे थी। इन बातों को जहन में रखिएगा। और वोटिंग परसेंटेज बता दूं कि पिछली बार 39% इस जिले के, ये 5 हलके हैं इनको सबको मिला दीजिए, जो एवरेज निकालिए, 39% वोट शेयर था इस जिले में बीजेपी का, 8% था जेजेपी का, 22% था कांग्रेस का, 1% था, 1% भी जब आप उसको सम करते हैं तब मतलब उसको राउंड फिगर करते हैं तो 1% था आईएनएलडी का, 0.5 वो भी राउंड फिगर करने के बाद आम आदमी पार्टी, 29% के करीब था अन्य को, और 1% था जो नोटा के आसपास जो लोग थे। पहला सवाल मैं बीजेपी और उसके बाद जेजेपी आपसे करना चाहता हूँ। चर्चा की शुरुआत, मुझे ज़रा आपके 8 साल हो गए और इसलिए कि मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी से करनाल से ही जीते हैं, लेकिन हल्के 5 हैं, है ना। एक तो सवाल मेरा ये है कि डेवलपमेंट क्या करनाल का जितना हुआ उतना ही नीलोखेड़ी का, इंद्री का, है ना, घरौंदा का, असंध का भी हुआ? चूँकि 1 सीट तो करनाल प्रॉपर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा 4 और सीटें हैं इसी ज़िले में। क्या वो एक बैलेंस बना क्या?
देखिए, जहां तक विकास में संतुलन की बात आप कहते हैं तो हमारी सरकार में और पूर्व की सरकारों में एक मोटा अंतर यही है। पहले आप अपनी सरकार का बता दीजिए। मैं अंतर से पुरानी वाले का काम मैं करूंगा, मेरी रोजी रोटी पे लात मत मारिए, मैं कांग्रेस वालों से पूछ लूंगा, आप पहले अपना वाला बता दीजिए। मैंने तो शुरू ही नहीं किया, आप पहले ही शुरू आप हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व की और आज की सरकारों में एक आधारभूत अंतर शशि रंजन जी ये है कि हमने पूर्व की सरकारों के इस फॉर्मूले को बदल दिया कि जहां मुख्यमंत्री हैं, जहां सत्ता का कथित केंद्र, आपने कहा कि जहां मुख्यमंत्री होते हैं उसको सत्ता का केंद्र मान लिया जाता है। हमने पूर्व की सरकारों के इस सूत्र और मंत्र को बदला कि विकास वहीं केंद्रित हो जाएगा जहां सत्ता रहेगी। हमने अर्थात मनोहर जी ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र, चाहे हमारा वहां विधायक है अथवा नहीं, सबको समान दृष्टि से देखा। मैं वही आ रहा हूं, ये कह रहा हूं, आप मेरा समय लिमिटेड है ना सर, आप सिर्फ मुझे करनाल वर्सेस 4 की बात कर दीजिए ना सर। हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने समदृष्टि से उनका मेरा अगला सवाल है, ऐसे एक एक लाइन में जवाब दीजिए सर, कर लीजिए। ये कौन बनेगा करोड़पति वाला हिसाब किताब है। स्वागत है आपका जी। अब मुझे जरा एक एक जो या 3-3 काम बता दीजिए, ऐसा या 5 काम ही बता दीजिए जो समग्र पांचों के बारे में बताता हूं कि इन 5 में डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, अगर कहां से शुरू करें, इंद्री से आप शुरू करेंगे तो करनाल से लाडवा तक का जो राजमार्ग है उसकी 4 लेनिंग हुई है। इंद्री में एक बहुत सुंदर पार्क बना हमारे कार्यकाल में, हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम वहां सैर को आते हैं। इंद्री की CHC उसका अपग्रेडेशन हुआ, उसको 50 बेड के अस्पताल में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से चलते चलेंगे, अगर इंद्री से निकलेंगे नीलोखेड़ी में जाएंगे, नीलोखेड़ी को अस्पताल मिला, तरावड़ी को कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज मिला। इसी तरह से अगर आप चलेंगे 5 स्टेडियम नीलोखेड़ी विधानसभा में बने। करनाल शहर से निकलने वाली जो सड़कें जिस भी दिशा में जाती है, जिस भी विधानसभा क्षेत्र को, सभी सड़कें बेहतरीन हुई हैं। असंध और एक और मैं आ रहा हूं जी, सब पे आ रहा हूं। असंध को 3 नए कॉलेज, कन्या महाविद्यालय वो मिले इस सरकार में। नीलोखेड़ी को भी एक कॉलेज मिला, बस्तली में निसिंग का कॉलेज उसको आप कह सकते हैं। यानी घरोंडा हो चाहे नीलोखेड़ी हो चाहे आपका माने 5 विधानसभा क्षेत्र, सब में काम हुए हैं। घरोंडा में वहां का जो कॉलेज है, वहां साइंस स्ट्रीम नहीं थी, वो पहुंची। NCC का केंद्र वहां हम बना रहे हैं। मैं सेकंड फेज में आ जाऊंगा। JJP नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि हमारे भाई ने बताया है विकास की बात, तो हमारा प्रयास, हमारे नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला का भाषण वाला नहीं, भाषण की बात नहीं, मुझे काम बताइए सर, सीधा काम। जिस प्रदेश में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास जो महकमे है, उनके अनुसार लीलोखेड़ी में हमारे 2 रेस्ट हाउस बने हैं। ठीक है। लीलोखेड़ी में 2 रेस्ट हाउस बने हैं PWD डिपार्टमेंट से। 2 ब्लॉक बने हैं निगदू और निसिंग का पंचायत विभाग से। ठीक है। बाकी हर कस्बे को, हर नगर को, हर चराहे को जोड़ने का काम सड़कों से हमारी पार्टी ने किया है। असंध में आपकी पार्टी ने जी, संयुक्त पार्टी ने, हमारी पार्टी के जो भागीदार हैं, जिसमें हम अपने साथी के साथ गठबंधन में पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, उस पार्टी का कार्यकाल बता रहे हैं शशि रंजन जी। उसके बाद लीलोखेड़ी के लीजिए, असंध लीजिए। असंध में जो बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन सड़कें बनी हैं, उसको आप देख लिए, जो टेंडर लगे हुए हैं वो भी हमारी सरकार ने लगाए हैं। त्रिलोचन सिंह जी, कांग्रेस, त्रिलोचन सिंह जी। मैं करनाल पे इसके बाद आऊंगा, पहले मैं 4 जरा हल्के पे ही बात कर लेता हूं जी। आपने सुन लिया बीजेपी कांग्रेस। देखिए, पार्क बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जमीन है, सब कुछ है, पार्क बना दी, सड़कें बना दी, कोई रोजगार नहीं मिला वहां के लोगों को, कोई हेल्थ के प्रति काम नहीं हुआ। आज कल्पना चावला हॉस्पिटल करनाल में है, लेकिन वहां से सुविधा नहीं है कि चारों जिलों के लोगों का वहां इलाज हो सके। आज करनाल के लोग CM सिटी को क्राइम सिटी बना दिया है। पूरे करनाल जिले में इतना क्राइम है कि CM सिटी को लोग क्राइम सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया निकाल दिया गया, लेकिन कहीं भी नहीं लगा। सड़कों की बात कर लेते हैं, वो सड़कें बनती हैं, अगले दिन टूट जाती हैं।
आज मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो सड़कें महीना पहले बनी है, 1 महीने बाद टूट गई है, वो मटीरियल नहीं है। करप्शन का नाम इतना है कि हरियाणा में करनाल नंबर 1 करप्शन में है। आज अगर हम करनाल को नंबर 1 देना चाहें करप्शन पे और क्राइम में दे सकते हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सड़कें जितनी बनाई है टूटी हुई हैं, पार्क अगर बन जाते हैं कोई सुविधा नहीं है, हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है, त्राही मची हुई है। INLD और एक बात त्रिलोचन सिंह जी, जो कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है ना, उसका भी हिसाब किताब करेंगे, वो भी तैयारी करके रखिए, क्योंकि बाकी लोग फिर बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ नहीं हुआ। INLD। हाँ नमस्कार जी। जी, इन्होंने जो सड़कों की बात की है, जो करनाल से असंध रोड जाता है, वो 4 लाइन पास था सरकार का, उसका इन्होंने सर्वे करवाकर ये कहा कि भाई इसको 4 लाइन की जरूरत नहीं है, उसको सिंगल रोड बनाकर डबल लाइन है, उस पे बाकायदा एक टैक्स लगा दिया गया है। जो सिंगल रोड पे कहीं भी टैक्स नहीं है, 4 लाइन पे टैक्स होते हैं। अच्छी बात है टैक्स लगें, लेकिन सरकार ने तो लूटी मचा रखी है। कहीं 2.5-3 रुपए किलोमीटर पर किलोमीटर टैक्स जो पड़ते हैं। ये सड़कें कोई सड़कें तो आपकी हैं, आम पब्लिक की सड़कें हैं और सड़कें होनी भी चाहिए, लेकिन इतने टैक्स से वंचित रखा गया है, जो मतलब लोग सड़क पे निकलना भी दूभर हो गया है। जो डीजल पेट्रोल के आप भाव देखो, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है, ये कोई मतलब उसको सस्ता नहीं करते। गैस जो लोग रोटी रोजी जो मतलब रोटी पेट भरने के लिए गैस होती है पर महीने प्रति 50-60 रुपए उसके ऊपर रख देते हैं। हम करनाल और ये 4 जो हल्के हैं ना, उनको उन पे ज्यादा फोकस करें, ये सब लार्जर इश्यूज हैं। ये करनाल, कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? करनाल जिले के 21% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 31% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 साल में अच्छा काम किया है। वहीं करनाल के 29% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन करनाल जिले के 12% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 7% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। ठीक है, ये आंकड़े आते रहेंगे, इन पे मैं बाद में बात करूंगा। जी, आप यशवीर जी आप बता रहे थे, अपनी बात बढ़ाइए आगे। एक तो जी सारे जैसे हमारे असंध के अंदर गोली चलाई गई डॉक्टरों के ऊपर, ये हमारे को क्राइम में बस बहुत ऊंचा स्थान मिला। हमारे सीएम हैं जो हमारे जो करनाल से पढ़ते हैं, वहाँ बेखौफ जो पूरे चारों 5 हल्कों में बेखौफ बदमाश दिन रात चैन स्नैचिंग लोगों की इज्जत लूट रहे हैं, और कोई उसका एक अनजान ड्राइवर जैसे गाड़ी पे बिठा दिया गया। हमारे आदरणीय सीएम साहब, इनको इतना भी अपने ऊपर भरोसा नहीं, मैं इसको काबू कर लूंगा, तो ये कुछ मिला है। कौशिक साहब, आम आदमी पार्टी, देखिए जो इन्होंने गठबंधन में, मैं तो इसे अनहोली पॉलिटिकल अलायंस बोलता हूँ, उसका एक कारण है कि पार्टियों की जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाती, और उसके कारण से हमारे भाई प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी, दूसरे भाई ने कहा कि हमारी पार्टी, यानी दोनों आज भी अलग अलग पार्टी दिखाते हैं ही और इस बात को सिद्ध भी किया है कि पिछले जो शहरी निकाय चुनाव हुए तो उस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने की बात की, इस पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने की बात की। जब आम आदमी पार्टी साहब ने है कि 40 सीटों पर हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो ये पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जहाँ तक विकास की बात है, कल्पना चावला का मेरे भाई ने जिक्र किया था, वहाँ पर एक राफ्टो नाम की मशीन आई थी जब ये कोरोना फैला हुआ था। वो जो जो मरीज का क्या नाम, दिल और फेफड़े दोनों प्रकार करती है। आज तक उस मशीन का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। वहाँ पर स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग माध्यम से स्टाफ को लगाया जाता है ठेकेदारी सिस्टम पर। और सबसे बड़ी बात देखिए कि करनाल जैसे शहर के अंदर क्राइम जो है कितने प्रतिशत बढ़ा है, और वहाँ के मेरठ रोड पर जाते हुए शाम के 6 बजे के बाद लेडीज को डर लगता है। पहले बीजेपी, उसका जेजेपी। जवाब बहुत 30 सेकंड में सर। देखिए खटाखट करनाल जिले को हमारी सरकार के कार्यकाल में 2 नए विश्वविद्यालय मिले। बागवानी का विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में खुला। कल्पना चावला अस्पताल के बारे में हमारी सरकार आने से पहले
अस्पताल घोषित हो गया था, लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा इसके लिए करनाल के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था। आज वो अस्पताल बेहतरीन अवस्था में है। मैं ये नहीं कहता कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बराबर का बन गया है, लेकिन करनाल का कल्पना चावला अस्पताल अब मरीजों में विश्वास जगाता है। क्राइम का बता दीजिए सर, क्राइम का बताता हूं। क्राइम पर मेरा क्राइम में अंतर है। हमारे यशवीर जी कह रहे थे कि क्राइम बढ़ गया। इनके समय में लिबर्टी वाले जो उद्योगपति हैं वो इस बात के लिए चिंतित थे कि उनको करनाल में रहना है कि नहीं, क्योंकि क्राइम में सत्ता वाले सीधे शामिल थे। क्राइम वालों के साथ इनके राज में आरोप था कि जेलों में बंद अपराधियों के साथ सीधी साठगांठ थी। हमारे मुख्यमंत्री, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि उनको भरोसा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोई अपराधी अपराध करके, पहली बात तो रोकते हैं हम, और फिर भी कोई कर जाता उसको जेल में ठोकते हैं। असंध की घटना का आपने जिक्र किया ना राणा साहब, अपराधियों को जेल में ठूंस दिया गया है पकड़ के। हमने किसी को बचाया नहीं, किसी को बचाएंगे भी नहीं कभी भी। विरोधियों को ठूसते हैं जेल में, तो विरोधियों को ठूसते हैं, किसी को नहीं ठूसते। वो जो जेल में गए हैं किसी को भरोसा नहीं है, जेल में जो गए हैं अपने आप का ये पता नहीं है। प्रदेश के अंदर जो एमएलए हैं वो सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के अंदर डीएसपी मारे जाते हैं। क्या ये करेंगे? केवल एक बात देने वाले, संरक्षण देने वाले हैं, जो संरक्षण दे सकते हैं उन्हीं पर हमले बोले जा रहे हैं, उन्हीं से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जिन अपराधियों को गोली चलाने के आरोप में हमने जेल में ठूंस दिया वो हमारे विरोधी नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनके दोस्त हैं क्या? वो किसी के दोस्त भी हैं तो अंदर जाएंगे। और अपराधी अपराधी होता है, जो अपराध करेगा मेरा तेरा कुछ नहीं होता, वो जेल का होता है, जेल जाएगा जल्दी से। करप्शन को देखिए आप, वहां पर सीएम सिटी है करनगरी, दानवीर करण की नगरी, उसके अंदर वहां का जो तहसीलदार है और डिस्ट्रिक्ट प्लानर है, किस प्रकार से जनता को चूसते हैं। राजकुमार जी, मैं ब्रेक पे जाऊं उसके पहले ये पहला रुझान आया है। 21% बहुत अच्छा, 31% अच्छा, 29 औसत, 12 खराब, 7 नो कमेंट है। बहुत संक्षेप में तुरंत आपका जरा एक रिएक्शन। इन आंकड़ों पे बाद में इनसे भी बातचीत करूंगा मैं। देखिए, अगर इस चर्चा को देखें जो भी सारे लोगों ने कहा और जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि भाजपा के प्रति लोगों का रुझान अभी भी बरकरार है। 2019 के जो नतीजे थे, हालांकि एक सीट निर्दलीय ने जीती, बाकी बीजेपी के हिस्से में आई, कांग्रेस के हिस्से में आई, तो उसके मुकाबले देखें तो ये बहुत संतोषजनक है। 21, 31, 29 लगभग जाके 80% का आंकड़ा बनता। लेकिन अभी बीजेपी के प्रति रुझान है कि नहीं है, सिर्फ इससे कैलकुलेट नहीं कर हम सकते। तो इस आंकड़े की बात अभी 5 आने हैं, अभी 5 रुझान आने हैं जी। जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस जब लौटेंगे तो ये जरूर पूछना चाहेंगे बीजेपी और जेजेपी से। क्राइम की बात होती है और करप्शन की बात होती है, और कई बार लोगों ने करनाल में इस मसले पर आवाज भी उठाया है। उस पर क्यों नहीं बहुत ठोस कार्रवाई होती है? एक छोटा सा ब्रेक। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? करनाल जिले के 19% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले की 27% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 32% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन करनाल के 16% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं करनाल के 6% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, लगातार एक के बाद एक जितने सवाल हमने किए उसके रुझान सामने आते जाएंगे। मेरा सवाल आपसे और आपसे, बीजेपी और जेजेपी है। करप्शन की बात, क्राइम की बात सब लोग करते रहते हैं, आपकी पार्टी के भी लोग करते हैं, आप वहां रहते हैं, समझते हैं। क्यों नहीं, मतलब जहां पे सीएम रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां अगर ऐसी वारदात हो, वारदात होने के बाद आप किसी को पकड़े, इंतजाम ऐसा हो कि वारदात ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर मतलब 100% नहीं रुक सकता है, लेकिन कंट्रोल तो हो ना।
अगर कुछ पकड़ाया भी है तो इन्होंने पकड़ाया, लोगों ने पकड़ाया। अगर डीटी पकड़ा गया लोगों ने पकड़ाया, इन्होंने नहीं पकड़ाया। अगर इनकी पार्टी का ये इनके लोग हैं, हमने पकड़ाया, लोगों ने पकड़ाया। अगर ये लोग अगर जो है वो ईमानदारी से कोई अफसर काम कर रहा है वो पकड़ लेता है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाता। शशि जी, हमसे पहले अपराधियों को, भ्रष्ट लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। मैं अपने मुख्यमंत्री, मतलब ये भी स्पष्ट कीजिए ना, आपके पहले कांग्रेस थी, आपके पहले INLD, हमारे ये भी स्पष्ट करते चलिए। हमारे से पहले 10 बरस के लगभग कांग्रेस और उससे पहले INLD, मतलब इन दोनों के समय में अपराधियों को इनका संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण तो आप करनाल से जांच लीजिए, जो DTP पकड़ा गया है, जो तहसीलदार पकड़ा गया है, पहले बोल पड़े, उसको इतना संरक्षण मिला कि करनाल की बजाय उसको गुड़गांव का भी चार्ज दिया, ना कि उसको सस्पेंड करने की बजाय उसको संरक्षण दिया सरकार ने। उसको कोई सस्पेंड नहीं किया, उसको और से और 2 चार्ज दे दिए। अब सुनिए, बताइए शशि जी। देखिए बात यह है कि चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के मुखियाओं पर जेलों में बंद अपराधियों के साथ साठगांठ के आरोप लगे। बड़े बड़े गैंगस्टर जेलों में बंद थे, रोहतक जेल से फिरौतियां मांगते थे, इनके नेता उनसे मिलने जाते थे। ये प्रत्यक्ष रोहतक की जेल में दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बंद था और सब जानते हैं कि उससे मिलने कौन जाता था, उसको संरक्षण किसका था। हमारे शासनकाल में एक आध दो कुछ बता दीजिए सर, मैं उतना जानकार आदमी हूं नहीं। पुरानी बात है, मैं कैसे लांछन लगा दो। आज की तारीख में हमारा राज्य और इस प्रकार से देश में उत्तर दे रहा हूं, मेरा उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नाम भी बताते चलिए ना। अरे भाई, आप हल्ला केवल करेंगे, अगर आप बोलेंगे क्या फिर आपकी बारी में मैं आपको नहीं मालूम क्या होता है। हम सारे देखिए 100% करप्ट है, उसका जवाब कैसे देंगे? कोई तुक हुआ क्या? जिस पार्टी की नेता जमानत पर अदालत से छुटी हुई हो, जिस पार्टी के नेताओं पर, जिस पार्टी के 2.5 लाख रुपया पकड़ा गया, 2.5 लाख रुपया, शर्म की बात है। जमानत पर छुटी हुई सोनिया गांधी के जमानत एकता अखंडता के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए, देश को लूटने वाली सोनिया गांधी, तरलोचन जी बन गया, करनाल भ्रष्टाचार गड्ढा बन गया। 800 करोड़ रुपया अगर ये लेके आए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, कहां खर्चा? अगर यही बोलते रहे, मेरी बारी में इनको बोलने देंगे आप फिर। और यहाँ पर जो करप्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानर था विक्रमजीत, प्रतिदिन के कितने करोड़ लाखों रुपए वो इकट्ठे करता था और सरकार किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती। जवाब ले लें, क्योंकि ये जो बीच में बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके शासन। लेकिन मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि ये ब्रॉडर जो है ना कि करप्शन है, आप बात कीजिए तो कुछ एग्जाम्पल के साथ और साक्ष्य के साथ बात कीजिए, हवा में सिर्फ नहीं। मतलब मिलने जाते थे, बताइए नाम, मतलब फिर उसमें लुका छिपी का खेल नहीं होना चाहिए। देखिए जी, जिन अपराधियों, जिन भ्रष्ट अधिकारियों का नाम लेकर के हमारे विरोधी हम पर सवाल उठाते हैं, उनको जेल में हमने भेजा, उनको पकड़ करके कानून के बीच में बोल रहे हैं। पकड़ाया एक आदमी ने, विजिलेंस को लेकर रंगे हाथों पकड़ाया। इनकी शिकायत सीएम को मैंने खुद की। ये इनकी फोटो ही सुनता रहूंगा मैं। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। मैंने डीसी, अरे रुक जाओ भाई, आप मैंने एसपी को बताई, क्या पकड़ा? लोगों ने पकड़ा, गलत कह रहे हैं। अरे रुकिए बिल्कुल गलत। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये फालतू की बात करने से कुछ नहीं होगा। हमने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा तो इनको परेशानी, हमने एक अपराधी को, एक भ्रष्ट अधिकारी को करनाल में पकड़ लिया तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं पकड़ा। आपने पकड़ा क्या? आप गए थे क्या पुलिस बनकर के? आप पुलिस में हैं क्या? पकड़ने का काम हमारे। अरे रुको यार, रुको। अरे हमने पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? कार्रवाई किसने की? कार्रवाई किसने की? पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है?
शशि जी, पुलिस भी इनकी है, राज भी इनका है, और दूसरे का तो फांसी दे दो, फिर थारा ही काम है सारा। सारा ही सौदा थारा है। ईडी अगर सोनिया गांधी को पकड़ने जाती है तो कहते हैं कि सरकार ने पकड़ने जाए और रिकॉर्ड लेके जाए, अगर विजिलेंस करे उस बात का विरोध करेंगे, करते रहेंगे। कोई बात पूरी नहीं। विजिलेंस चाहे अगर पकड़ती है तो कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक से प्रेरित होता है। अगर अपराधी को पकड़ती है, तरलोचन सिंह सिर्फ कांग्रेस वालों कांग्रेस के खिलाफ ही करवाया, केवल कांग्रेस के खिलाफ ही काम करती है। अमित शाह के लड़के के खिलाफ काम करती है बीजेपी। अमित शाह के लड़के ऊपर करोड़ों रुपए का क्यों नहीं करती? शिंदे को सुरक्षा देकर ठाकरे की सरकार काम कर रही है, उस टाइम हम क्यों नहीं बोलते? स्मृति ईरानी के वहां बाहर में सिद्धार्थ पकड़ी, मीट का मांस, गेहूं का मांस पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बोलते उस पर? शशि जी, अगर हम इनकी तरह अपराधियों से और भ्रष्ट लोगों से मिले होते, एक सेकंड, अगर हम अपने पूर्ववर्तियों की तरह अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के संरक्षक होते तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ नहीं हो रही होती और करनाल के भ्रष्ट लोग भी जेलों में नहीं होते। हम ठोकते हैं अपराधियों को और भ्रष्ट लोगों को, ये बचाने तब भी जाते थे जब सत्ता में थे, और ये आज भी भ्रष्ट सोनिया गांधी के बचाव में सड़कों पर हैं, आज भी सड़कों पर। ये इनको हक है क्या? इनका चेहरा है, इनका हक है क्या? क्या इनको हक है? करते इसलिए जाते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी को काम करने दो, चोरों को पकड़ने दो। ये चोरों के समर्थन में सड़क पे उतरते हैं, जो चोरों के समर्थन में सड़क पर उतरते हैं, क्या उनको सवाल करने का हक है? पहला नंबर दिया जाए जनता टीवी के पत्रों से करप्शन के बीच, जो चोरों के समर्थन, चोरों के समर्थन श्वेत पत्र जारी करे। अच्छा, साबित करिए। मैं तरलोचन सिंह को आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूं, ये 800 करोड़ खाने का प्रमाण दे दें, अन्यथा माफी मांगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। श्वेत पत्र जारी करो, मैं कहना बंद कर दूंगा। अभी कह रहे थे 800 करोड़ भी आया, शशि जी ये जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो, मैंने ये मांग की है, श्वेत पत्र जारी करो। अगर नहीं खाया तो कहां लगा पैसा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, शशि जी मेरी बात यही बोलते रहेंगे। 800 करोड़ रुपए आया, 800 करोड़ रुपए आने में आप शहर में जाकर एक्चुअल की रिपोर्ट ले सकते हैं। सारे दुकानदार, सारे जितने व्यापारी हैं सब तंग है। 150 करोड़ की स्कीम लगा के शहर के ऊपर से जो फ्लाईओवर बनाने की इन्होंने आगे स्कीम की है, जब वो पैसा खर्च नहीं हुआ उसमें अपना कमीशन खाने के लिए, फ्लाईओवर शहर का सत्यानाश करने के लिए इन्होंने वो स्कीम चला दी है। सारा प्रोजेक्ट सीएम सिटी पूरा करनाल का बर्बाद हो जाएगा, करनाल यदि वो काम चल जाएगा। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर करनाल जिले के 14% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 39% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन करनाल की 36% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये रुझान एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं और बहुत जल्द हम इन रुझानों पे भी बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है। ये जो एक मसला उठ रहा है, ये आप जरा जवाब सुन लीजिएगा। 30 सेकंड का समय बीजेपी और जेजेपी दोनों के पास है। पहले जेजेपी बता दीजिए, आप ही शांत बैठे हैं तब से। ये जो हो रहा है कि स्मार्ट सिटी, सुन लिए, सवाल सुन लिए ना, स्मार्ट सिटी पे जो ये लोग दोनों कह रहे हैं कि 800 करोड़, या तीनों कह रहे हैं कि 800 करोड़ आया, कि 1000 करोड़ आया, कितना करोड़ आया, उसमें घालमेल हो गया। आप बताइए उसमें स्थिति क्या है? पहले तो रंजन जी, आपका जो सर्वे है वो बड़ा स्टीक सर्वे है। उसके उपरांत में एक बात कहना चाहता हूँ, उस पे आ जाऊंगा मैं। हाँ, अभी आऊंगा। आप प्लीज आप बोलने दीजिएगा जी। आप ऊंची आवाज करने से विकास को प्रभावित नहीं कर सकते। मतलब मेरी आवाज बात जो चल रही है वो करनाल पे चल रही है। इसको अंतरराष्ट्रीय डिबेट क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य आपने सवाल करनाल पे पूछना है। एकदम ये बात चली गई अमेरिका तक। हाँ, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, आप धरातल पे जाइएगा। हाँ, आप जिसकी चौपाल में बैठ से हर 20-30 नौजवान बुजुर्ग आदमी बैठ के चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सर्वे उनका है आपका। आप सर्वे में बहुत बढ़िया सर्वे करते हो। हमने आपका सर्वे देखा। मेरे कहने का भावार्थ ये है जी,
हमारी सरकार धरातल पे कार्य कर रही है। हमारी सरकार नौजवानों के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार किसान और मजदूर के लिए कार्य कर रही है। हमारा प्रयास किसी को ऊंची आवाज में दबाना नहीं है, हम धरातल पे कार्य कर रहे हैं। अरे तो आपकी आवाज कहाँ नीची है? आपकी आवाज आप लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, अरे जाइएगा, आपका थर्मामीटर बता रहा है मैं समझा नहीं। बीजेपी जेजेपी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है, आपका थर्मामीटर बता रहा है। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा हूँ, जो डिबेट है वो डिस्ट्रिक्ट करनाल पे हो रही है। अरे तो सर मैं कहा, अरे आप गजब क्या आप बात कर रहे हैं। मैं कहा हुल्लू लुल्लू की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये सवाल किया, पहले सवाल समझिए। कुछ बोलने के पहले आवाज ऊंची करने से नहीं हो जाता। ये सवाल जो आपके ऑपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो 800 900 1000 जो भी करोड़ आया वो उसका बंदरबाट हो रहा है। मैंने जवाब उसका आपसे मांगा है। इसमें हुल्लू लुल्लू कहां से आ गया? हुल्लू की बात ही नहीं। हुल्लू लुल्लू तो मैं तो आपसे ये इसका जवाब मांग रहा हूं। हुल्लू लुल्लू बीच में आया नहीं है तो करनाल की बात है। तो मैं तो ये करनाल की स्मार्ट सिटी की बात है ना सर। तो रंजन जी ये कह रहे हैं। अरे सर जी मेरी बात ये समझिए कि मेरा सवाल तो करनाल को ही लेकर के है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आया है क्या वो ठीक से खर्च हो रहा है? प्लीज सुनिएगा, जितने करनाल में पार्क है सभी में ओपन जिम हमारी सरकार ने लगाई है। जितनी 2-4 लाइन सड़कें हैं वो हमारी सरकार ने बनाई है। जितने हॉस्पिटल में बड़े बड़े औजार और मशीनें आई हैं वो हमारी सरकार ले आई है। जितनी पेंशन की स्कीमें हैं वो हमारी सरकार ले आई है। इसी बाबत में बात करना आना चाह रहा था। उस बात को आप हुल्लू लुल्लू पर ले गए। हुल्लू लुल्लू पर ले जाने का तो इसमें कोई उचित ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि मेरा सवाल करनाल से ही करनाल की ही बात कर रहे हैं। अरे तो आप मुझे नहीं समझ रहे हैं या मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो करनाल से ही, ये कार्यक्रम ही करनाल जिले का है। तो करनाल से ही सवाल कर रहा हूं। करनाल की ही बात कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात करनाल की ही बात। ये जो बात हो रही है, जो 3 लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो फंड आया उसमें गड़बड़ी हो रही है, क्या कहना है? मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं शशि जी, इस सरकार की सबसे खूबसूरत बात है कि हम काम पारदर्शिता से करते हैं। और मैं आपके चैनल पर बैठकर त्रिलोचन जी समेत सभी पैनलिस्ट को खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि उनको जहां कहीं भ्रष्टाचार होता दिखे, वो करने वाला कोई कितने से बड़ा आदमी क्यों ना हो, प्रमाण के साथ आ जाए। हम जांच ना कराएं, अंदर ना ठोके तो हमें दोषी ठहराइए। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो फंड आया है सर, जब मैं डिबेट करता हूं तो पिन पॉइंटेड करता हूं। मैं भी पिन पॉइंटेड इधर-उधर जाने की मैं भी पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे फंड आया, आपकी और जेजेपी की गठबंधन में सरकार है, हर करनाल के लोगों को ये जानने का हक है कि क्या स्कीम है, क्या क्या आपके प्रोग्राम्स है स्मार्ट सिटी के तहत और कहां-कहां क्या खर्च हो रहा है। करनाल शहर का जो आउटलुक है वो सरकार के विभिन्न योजनाएं इंक्लूडिंग स्मार्ट सिटी, उसमें आए हुए फंड से पिछले कुछ दिनों में बदली है। अभी आपको बताया करनाल का कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां ओपन जिम नहीं लगे हैं। करनाल की सीवरेज की, बिजली की व्यवस्था की ओवरहॉलिंग हमने की है। करनाल में नई बहुत बेहतरीन स्मार्ट लाइटिंग की व्यवस्था करने हम स्मार्ट सिटी योजना के तहत जा रहे हैं। करनाल के को पार्क नए मिले हैं, बहुत सारे स्थान थे। ट्रैफिक पार्क नया बना, विवेकानंद पार्क बना, ऐसे कई पार्क बने जो पहले कूड़े के कचरे के ढेर थे। ठीक है, हमने चीजों को दुरुस्त किया, बेहतर किया। और सभी सड़कें करनाल की पहले से बेहतर हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक पॉइंट और मैं केवल 20 सेकंड में कह रहा हूं कि जनरल आरोप लगाने के बजाय मैं आपका समर्थन करता हूं कि इनको स्पेसिफिक कहीं कोई अपराध होता दिखता है, प्रमाण दे, हम ठोकेंगे। ये रैली नहीं है किसी भी पार्टी की रैली नहीं है। जब आप कुछ बात करें, जैसे वो कह रहे हैं, यशकरण जी कह रहे हैं कि हम रहे करनाल पे ही, और जो बात करें ना एविडेंस के साथ, एविडेंस पर अपनी बारी का इंतजार करें। 30 सेकंड। करनाल सीएम सिटी के बाद जो प्रोजेक्ट हुए छोटे-छोटे मैं बता देता हूं, उसमें लोकल बस सर्विस बिल्कुल बंद, सांझी साइकिल पर चलाई इन्होंने बंद, मुगल कनाल फेज 3 चलाया वो बंद, मल्टी लेवल मार्केटिंग पार्किंग बनाने का खाना ओल्ड एमसी कमेटी में वो बंद, शोरूम बंद, सार्वजनिक शौचालय बंद, सीएम विंडो फेल, बस स्टैंड फेल। और जो ये लाइटों की बात करते हैं,
500 लाइटें 3 साल तक बंद कमरे में रखी किसी को पता नहीं लगा, जबकि उनकी वैलिडिटी 5 साल थी, 3 साल पास कर दी और फटाफट उठा के आनंद फाटे में लाइटें लगा रहे हैं। रोजगार की बात करें, विकास के ऊपर सारे प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। एक मिनट, ये जितना इन्होंने कहा पिन पॉइंटेड उस पे जवाब दीजिए। बीजेपी और जेजेपी आप लोग दोनों सरकार में, जितना इधर उधर की बात नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो ये कह रहे हैं, जो बस हो गया, जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जो हमने काम किए हैं वही हमने आपको सर, वो जो बस बंद हो गई, शशि जी मान लीजिए बस सेवा में कोई बाधा आ गई, तो क्या इसका अर्थ ये है कि करनाल का विकास रुक गया? कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें कहीं कोई कमी खामी भी आ सकती है, परंतु हमने विकास की गाड़ी को रोकने नित्य निरंतर हम लोग बंद हुई है। नहीं, अरे भाई जो काम अच्छा त्रिलोचन जी सिर्फ ये बता दीजिए कि जो करनाल में अच्छे काम हुए हैं उनके प्रति आपकी आंखें बंद क्यों हैं? आपको दिखाई क्यों नहीं देते? मैं बताता रहा हूं करनाल की, मैं सीधा बता रहा हूं ना, करनाल की पानी की, सड़क की व्यवस्था, सीवरेज के तंत्र को सुधारा है। करनाल के एक मिनट बीच में नहीं था। अरे तो जाओ, करनाल किसी पत्रकार को फोन कर लो मेरे भाई, बोलते रहोगे। शशि जी सुनिए, 180 करोड़ करीब 5 दर्जन के करीब शहर की कॉलोनियां वो अनअप्रूव्ड थी, उनको अप्रूव करके वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसी सरकार ने खड़ा किया। आप कहां थे? कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? करनाल जिले के 66% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 9% करनाल की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन करनाल की 11% आवाम ये भी मानती है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 3% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो चाहता है कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। करनाल के 9% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। ठीक है, अब आंकड़े इतने आ गए कि अब उस पर चर्चा पे जाने का वक्त आ गया, लेकिन उसके पहले INLD आप अगर सवाल उठाते हैं तो जेजेपी, चूंकि ये चल रहा है बहुत ज्यादा देर से, तो आप सवाल उठा रहे हैं, जेजेपी जो सरकार में है, गठबंधन सरकार में, वो जवाब देंगे। शशि जी एक ही सवाल कहता हूं, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर आप भी जाकर उस बात की तफ्तीश करें जो इन्होंने शहर के ऊपर से जो फ्लाईओवर बनाने की जो अब मंजूरी की है और उसको बनाने पर तैयार हो रहे हैं, जब वो 800 करोड़ रुपया इनसे खत्म नहीं हुआ, इन्होंने उसमें कमीशन खाने की और शहर को बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले लिया। और मेरा मानना यह है कि सभी शहर में, आप मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट है, शहर के सभी दुकानदारों से इस बारे में इसका सर्वे निकाल के चोर होते हैं उनको सब चोर दिखाई देते हैं। अभी काम हुआ नहीं, योजना बनी है और उस पर यह कमीशन योजना बनी है, पैसा लगाने के लिए जगह नहीं, इसलिए वहां देख रहे हैं सारे शहर वाले, सारे दुकानदार, सारे व्यापारी सारे इस बात पे रो रहे हैं कि जबरदस्ती चोर होता है वो दुनिया को चोर यश करण काला जी, चूंकि डिप्टी सीएम है, ये महकमा भी सड़क और ये सवाल आपके पास है, ये जो आरोप है उसका जरा बता दीजिए। राणा जी, काला नहीं, राणा जी। हाँ, राणा जी जी। तो आरोप लगाना, वास्तविक स्थिति क्या है? आरोपों को सिद्ध करना, उसके दो पहलू हैं। आप आपने आंकड़ों से बात करी है, तो आंकड़ों में ही आपने आरोप लगाने चाहिए। जैसा कि धरातल पे काम चल रहे हैं, जैसा बरसात का मौसम में किसी पत्रकार ने एक टूटी सड़क, बरसात का पानी उसमें घुस गया, उसका गड्ढा दिखा दिया, उससे ये नहीं कह सकता कि करनाल जिले में विकास नहीं हो रहा है। अगर करनाल जिले में लोगों को सैर करने के लिए बढ़िया सड़कें मिल रही हैं, पार्किंग बढ़िया मिल रही है, दुकानदार सुरक्षित हैं, दूसरे लोग सुरक्षित हैं, तो इसका प्रयास मात्र और मात्र गठबंधन सरकार को जाता है। ठीक है, जरा आंकड़े पे अब आ जाते हैं सर, आंकड़े रोचक हो रहे हैं। पहला सवाल स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे, दूसरा रुझान सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, पंजाब सरकार का असर, और अब ये मुख्यमंत्री वाला।
यहाँ पर जो मैं फिगर देख पा रहा हूँ राजकुमार जी, चलिए सीएम का तो छोड़ दिया, चूंकि सिटिंग सीएम है तो उसका एक अलग से एडवांटेज भी मिल जाता है, लेकिन 9% भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 9% भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 11% अरविंद केजरीवाल। ये वो इलाका है जो पंजाब की तरफ से ये सड़क आ रही है ना? ये डिफरेंस क्या है? शशि जी, एक टिप्पणी की इजाजत मैं चाहूंगा जो आपने सवाल पूछे उसके अलावा, और लार्जर संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्राइम फ्री सोसाइटी और करप्शन फ्री सोसाइटी एक आइडियल हो सकता है किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए, पर वो 100% होता नहीं है। ऐसे में किसी भी सरकार के कामकाज की कसौटी का आधार जो व्यवहारिक हो सकता है मेरी नजर में, एक्शन और प्रोटेक्शन। सरकार की नीयत क्या रहती है, बात वहीं से शुरू होती है, नेतृत्व, नीयत और नीति। अगर आप एक्शन ले रहे हैं, चाहे क्राइम का मामला है, करप्शन का मामला है, तो सरकार की कसौटी अलग बननी चाहिए। अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को तो अलग बननी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार एक्शन लेती हुई दिख रही है तो बजाय उस पर उंगली उठाने के लिए आप उसका ईमानदारी से विश्लेषण करें कि आपने कहाँ सही काम किया, कहाँ चूक हुई और चूक की मंशा क्या थी। तो इस सरकार को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए और हर सरकार को उसी कसौटी पर। अगर एक्शन हो रहा है इसका मतलब सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठना चाहिए। एक्शन स्लो है, फास्ट है, वो सिस्टम की भी बात हो सकती है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। ये सारे आंकड़े बताते हैं जो पहले हमने सरकार के कामकाज की बात कही। मुझे उसके पहले ये भी बता दीजिए कि जब कोई सरकार होती है, जब कोई उसका सीएम वहां पे होता है, तो क्या जब आप इस तरह के सैंपल्स लेते हैं, जब लोगों से पूछते हैं, तो क्या उसका असर पड़ता है उस पर? निश्चित। हालांकि इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए, मैं सैफोलॉजी सर्वे करता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? आप देंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, मैं दूंगा। एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि मानवीय स्वभाव है, उसका असर पड़ता है। सीएम सिटी का जो मुहावरा चला वैसे नहीं चला। जहाँ के सीएम होते हैं वहां के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिविलेज महसूस करते हैं। महसूस आदमी तब कब करता है जब उसको वो चीजें कहीं दिखती हैं, यानी विकास में आपको प्राथमिकता मिलती है, सिस्टम में आपको प्राथमिकता मिलती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट सर्वे में होंगी। लेकिन सिर्फ इमोशनली नहीं होंगी, कहीं प्रैक्टिकली होंगी, धरातल पर होंगी, तभी होंगी। तो इसलिए मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। अगर 81% औसत को भी मिला लें सरकार के कामकाज से, औसत में सर सेफोलॉजी में नियम रहता है औसत का 50% इधर कर दीजिए और 50% इधर कर दीजिए। 50 कर लें, वो फेंस लाइन पे बैठा हुआ बिल्कुल 50 कर लें तो भी जाकर के आंकड़ा 70 के आसपास पड़ता है, जो 8 साल के कार्यकाल के बाद बहुत बुरा नहीं है। एक चौंकाने वाली बात जरूर है कि शायद पहली बार हो, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं, कि मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के ओवरऑल जो परसेंटेज है वो शायद स्टेट से नीचे चला गया। अब तक जितने डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूं वहां पर मोदी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लोगों ने ज्यादा बेहतर बताया है बनिस्बत की स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हो सकता है ये करनाल है, ये करनाल है, सीएम सिटी भी फैक्टर हो सकता है। सीएम सिटी का ये फर्क पड़ता है। अब आम आदमी जी आपकी बात कही जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि आम आदमी पार्टी का जो भी आपको असर दिखेगा वो उन शहरों में दिखेगा जो थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। करनाल उस कैटेगरी में आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब बात करें आंकड़ों की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले केजरीवाल आगे क्यों नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उस सवाल को वही देखिए कि 5 सीटों में से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती है, यानी कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी जैसा आपने बताया बहुत नीचे गया। पिछली बार 22% था और बीजेपी का 39% था, तो कहीं ना कहीं वो है। दूसरा नहीं, बीजेपी का 36% था, 39% चेक कर लें, मेरे ख्याल से 39 बताया, 39 ही था, 39 जी। नहीं, कर्नल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जी। तो अरविंद केजरीवाल अगर आ रहे हैं सामने नजर, तो वो अपने दिल्ली के परफॉर्मेंस में, पंजाब में जो इमेज बिल्डअप हुई है उसपे या एक परसेप्शन मान लीजिए, ये आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, हम नहीं, लेकिन ये ताजा है तो उसका एक परसेप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें करनाल का परसेंटेज ज्यादा होगा प्रॉपर का, बजाय बाकी 4 सीटों के, जो कि शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे
कि क्या आम आदमी पार्टी, खास करके इस जीटी रोड वाले बेल्ट में जहां पंजाबी कल्चर थोड़ा ज्यादा है, क्या वहां कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? दिल्ली इसका उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया, पंजाब में डेंट किया। क्या हरियाणा के इस इलाके में, चूंकि हरियाणा को अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से समझना होगा, जीटी बेल्ट में भी जब आप पानीपत तक आते हैं तो एक अलग अंदाज है, पानीपत के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक अलग अंदाज है, आप बहादुरगढ़ की तरफ इंटर कर जाएं तो अलग अंदाज है, अगर आप गुड़गांव से अंदर चले जाएं और साउथ हरियाणा रेवाड़ी तो अलग है, हिसार तक अलग है और हिसार के बाद अलग है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग स्थिति में ये जो अंबाला से लेकर के सोनीपत नहीं बल्कि करनाल का एक मेजर एरिया, क्या वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करनाल की बात कर रहे हैं, लेकिन करनाल के सहारे, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये वो इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को स्टडी करना होगा और ये देखना होगा कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू करता है तो 2024 में स्थितियां अलग हो सकती हैं। त्रिलोचन सिंह जी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और कई इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक सवाल सर मैं आपके तजुर्बे से समझना चाहता हूं। ठीक है, आप कांग्रेस में हैं, ये बीजेपी में, वो यहाँ है, वो वहाँ है, कोई कहीं भी रह सकता है। ये आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना है ना, जो कि एक अलग फिनोमेना था दिल्ली के बाद। जो मैं फिगर्स देख पा रहा हूं, हालांकि ये बहुत प्रीमेच्योर है, अभी 2 साल रह गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी सल्तनत मिली है ना, तो अभी उसके तुरंत बाद ये हो गया। लेकिन ये 9% और अगर 11% सीएम चॉइस पे अगर ये असर पड़ता है तो ये कांग्रेस को थोड़ा डैमेज कंट्रोल या एक रणनीति बदलनी होगी। देखिए, पंजाब के अंदर हम मान सकते हैं कि लोग तीसरा पक्ष देखना चाहते थे, लेकिन पंजाब के अंदर जिस मुद्दों को लेकर आप पार्टी आई थी वो उनमें किसानी, पानी, बिजली, बेरोजगारी और धार्मिक भावनाएं जो है वहां की बड़ी जल्दी आहत होती है। हालांकि पंजाब में कम से कम 1.5 साल चले सरकार, उसके बाद ये मैं खुद भी कहता हूं कि 1.5 साल के बाद तो आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा हरियाणा में वो तय होगा, लेकिन मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं। पहला चुनाव उनका हार जाने के बाद करनाल के अंदर कोई असर नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जहां जहां इन्होंने चुनाव लड़ा आप पार्टी ने, हम पार्टी ने 1500 के, 1600 के, 1700 के, 1800, पिछले बार की छोड़ दीजिए, इनके पास वो मटेरियल नहीं है जो कांग्रेस का मुकाबला कर सकेंगे। 11% आ गया होगा, हम मान लेते हैं, आपके सर्वे को निर्णय नहीं करते, कुछ ऐसे क्षेत्रों में रुझान ज्यादा बढ़िया आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों में रह जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में 1-1.5 साल के बाद लोग आम पार्टी को दरकिनार करेंगे कि वो समझ रहे हैं भी उसको सोटी पर नहीं। ये खतरा सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं इस आंकड़े पे थोड़ा और आगे चला जाता हूं। ये जो 11% है ये एवरेज है ना, ये 5 हलकों का एवरेज है और इसका जो मेजर पोर्शन है वो करनाल से आ रहा है। अगला सवाल बीजेपी आपसे, अब मैंने इसको और थोड़ा सा इस पे और आपका ज्ञान खोल दिया कि जो मेजर है, क्योंकि ये तो 5 जिले हैं, 5 हलके हैं, उन 5 का एवरेज है, जो मेजर चंक इस 11% का है वो करनाल से है। यानी कि करनाल का जो एक ट्रेंड मैं समझ पा रहा हूं कि जो भाई किसी से कोई 100% कुछ नहीं होता है, तो जो सरकार से या मनोहर लाल जी से नाराज हैं उनको एक लग रहा है कि एक आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकता है। अगर ये बढ़ता गया तो कल के लिए खतरा आपके लिए भी हो सकता है। और जीटी रोड पे आम आदमी पार्टी जितनी बढ़ेगी उससे ना जेजेपी को नुकसान होगा, उससे ना आईएनएलडी को नुकसान होगा, इन 2 पार्टियों को एकदम नहीं होगा, थोड़ा कांग्रेस को होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान आपको हो जाएगा।
देखिए शशि जी, एक तो आपके सर्वेक्षण से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होकर के सामने आ रही है कि मनोहर जी की अपने गृह जिले में, जिस जिले के वो विधायक के रूप में चुनकर आए हैं, वहां लोकप्रियता में दूसरा कोई भी विरोधी पासंग भी नहीं ठहरता। मतलब हरियाणवी में कहना हो तो लवे दोरे भी कोनी। कुल मिलाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो 9% पर आकर के खड़े हो गए। मेरा ये मानना है कि अगर कहीं रत्ती भर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी दिखनी शुरू हुई है या ग्रो करती है, तो वो कांग्रेस की कीमत पर बढ़ेगी और उतना ही बढ़ेगी जितना कांग्रेस गिरेगी। हम निरंतर अपनी जगह बनाए हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर जी ने अपनी पारदर्शी कार्यशैली के चलते एक छवि बनाई है। इनके सबके नेताओं पर सवाल उठ सकते हैं, उनकी इंटेग्रिटी पर, मनोहर जी की इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है, उनके मजबूत नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। जब मनोहर लाल जी खट्टर सीएम नहीं थे, उनको वोट मिली। 2019 में उनकी वोटें कम हुई, जबकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज जयप्रकाश गुप्ता, दूसरे जो मेयर का कैंडिडेट था, 3-4 लोगों ने सपोर्ट किया। पहले से वोट कम हुई, लोगों ने पोल नहीं किया, सिर्फ 50% पोलिंग हुई। कांग्रेस को पहले 12,000, अगली बार 36,000 ज्यादा वोट पड़ेंगे, ज्यादा मिलेंगे, हमें मिलेंगे। कांग्रेस है जब हुआ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो आप ये कह रहे हैं, ये त्रिलोचन सिंह जो है, जो कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं ना। जब 2014 का जब चुनाव हुआ था, तब तो कोई सीएम फेस था भी नहीं बीजेपी में, तब जितने वोट मिले 2019 में तो घट गए ना सर। ये तो हार्ड रियलिटी है। 75 पार भी सब मिले थे, 275 पार की 40 जल्दी से 2 आंकड़े और सीएम साहब ने। हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। 19 में हम जीते, बेहतरीन ढंग से जीते। स्वयं त्रिलोचन सिंह जी मान रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम था। अरे 19 में सर आप 2014 से डाउन हो गए ना। 2014 में मतदान अगर कम होगा तो वोट घटेंगे नहीं क्या? मतदान कम होंगे, मतदान कम होगा शशि जी, तो वोट तो घटेंगे ही। हम आज भी आप खुद कह रहे हैं कि आज भी ये सारे मिलके भी हमारे नेता के आसपास, ठीक है, ये सारे मिलके भी, सारे मिलके भी हमसे बहुत पीछे। ठीक है, हो गया। यश करण जी, आपको ही खाएंगे, आपको ही खाने वाले हैं। यश करण जी ग्राफ गिर रहा है और मुख्यमंत्री हो गए। गजब की कल त्रिलोचन सिंह जी। रंजन जी, प्रजातंत्र प्रणाली में पर्ची और सिरों की कीमत होती है। जिसके पास ज्यादा सिर होते हैं वो सत्ता में होता है। अब 1 महीने पहले वहां चुनाव हुए हैं करनाल में, नगर पालिकाओं में। आप कह रहे हैं कांग्रेस का अपना आम आदमी पार्टी का असर इस बेल्ट पे होगा, कतई नहीं होगा। इन्होंने चुनाव लड़वाया तरावड़ी में, आम आदमी पार्टी को मिली वहां पर 244 वोटें, कांग्रेस को मिली ही नहीं। कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही मैदान छोड़ के भाग गया। हमारा कैंडिडेट स्पोर्टेड कैंडिडेट था जेजेपी का, भारी मतों से जीता। उसके बाद इलेक्शन होया निस्सिंग का। निस्सिंग में किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं था, सभी आदमी चुनाव आजाद लड़ रहे थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर। वहां पर मेघनाथ प्रजापति इनका कैंडिडेट था, वो लगभग 700 वोटों में सिमट गया। आप कह रहे नहीं असर पड़ेगा। हमारा कैंडिडेट स्पोर्टेड कैंडिडेट 2300 से ज्यादा वोटों उसके मार्जिन से जीते। बोलने से पहले आप आंकड़े लीजिएगा, आंकड़े चुनाव योग के आंकड़े लीजिएगा। आप ऐसे नहीं करने, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप आंकड़ों की बात कीजिएगा, आप आंकड़ों की बात कीजिएगा, आप आंकड़े लीजिएगा। 700 वोट नहीं हो, घरों से जिम्मेदारी नहीं आई है। 700 वोट, 240 वोट, 172 वोट, ये 172 वोटों से जेजेपी का मुकाबला करेंगे। हमारे 2 कैंडिडेट सपोर्टेड कैंडिडेट नगर पालिका में चेयरमैन बने हैं, 2 चारों पे चुनाव हमारे बने हैं। जेजेपी के
समर्थित 2 कैंडिडेट बने हैं चेयरमैन पद पर। असंध की सीट में जिसका डुप्लीकेट प्रमाण पत्र था, जो मैदान में नहीं उतरे वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। गजब की बात है। जिनके आपने आम आदमी की बात की, आम आदमी का प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर 50 वोटों से प्रभाव पड़ता है, अगर 50 वोटों से ये सत्ता में आते हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमने तो पहले ही कहा है होनी चाहिए, अगर नहीं हो आंकड़े बता दीजिएगा। 44 वोट भी नहीं है, सिंबल पे 700 वोट भी नहीं है। आप कहा हो, आप खुद कहो। अगर आप व्हाट्सएप खेल रहे हो रंजन जी, अगर आपके कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं 50,000 आदमी, और दूसरों पर सवाल कैंडिडेट था संध में इनका, लड़े उनको डिबेट में कहती थी अब मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं, कांग्रेस वोट मिली 240, मैदान में भी व्हाट्सएप नहीं पे कहीं। वोट नहीं मिलेगी। कांग्रेस आप की अगर हिम्मत नहीं हुई टेलीविजन सिंबल पे लड़ने बैठ के और दूसरों पर सवाल खड़ा कर रही है। वोट लेना चाहते हो नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आपने फील्ड में उतरना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक करनाल जिले में बीजेपी को 41 से 45% वोट मिलने की संभावना है, वहीं जेजेपी के खाते में 3 से 7% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 7 से 11 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 5% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 13 से 17% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 12 से 16% वोट मिलने की संभावना है, तो 11% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए एक और इसमें साथ साथ आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 39 यानी 39% वोट मिले थे, जेजेपी को 8% वोट मिले थे। स्थितियां लगभग वही हैं, 3 से 7 मतलब लगभग वही है, बहुत ज़्यादा का डाउनफॉल नहीं है। डाउनफॉल कांग्रेस में है, 22% पिछले बार मिली थी, इस बार 7 से 11 है। और आईएनएलडी का ठीक है 2 से 5 के बीच में है, और आधे % से भी कम पे थी पिछली बार आम आदमी पार्टी, उसको 13 से 17% वोट मिल रहा है। ये डिवीज़न है बिटवीन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, अन्य जो है 12 से 16 के बीच में। राजकुमार सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ इन आंकड़ों के साथ। जब भी मैं कोई सर्वे करता हूँ, पहले करता रहा, अब करता रहा, तो सर्वे के समय तो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, खास करके जो नीचे रहते हैं। बाद में जब असली वाला रिजल्ट आता है तो कहते हैं भाई साहब वो मैंने आपको गंभीरता से नहीं लिया था। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है, इसलिए जब मेरी कोई आलोचना करता है तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या आम आदमी पार्टी जो अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पे दिख रही है करनाल में, ये फिगर अब तक किसी दूसरे जिले में नहीं देखने को मिला है कि कांग्रेस के ऊपर चाहे थोड़ा सा ही सही या उसके पैरेलल आकर के आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई हो। ये करनाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपकी समझ क्या कहती है? और मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक जितने जिले का किया, एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर एक अंबाला को छोड़ करके जहां पर वो आप थी, उसके अलावा ये एक दूसरा जिला मुझे मिल रहा है जहां पर कांग्रेस के ऊपर है आम आदमी पार्टी। अंबाला में इतनी ऊपर थी कि वो 1 से 2 सीटें ले सकती हैं, यहां नहीं ले सकती, लेकिन कांग्रेस को डैमेज कर रही। एक चीज कॉमन है, वो जीटी रोड, जैसा आपने भी जिक्र किया। दूसरा, अंबाला में फैक्टर्स अलग थे। वहां निर्मल सिंह और चित्रा वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड जो शामिल हुए, अपने साथ एक वोट बैंक लेके गए। हाँ, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। दोनों इंडिपेंडेंट लड़े पिछली बार। अच्छा निर्मल सिंह 36% वोट अंबाला सिटी से, अनिल विज के खिलाफ उनकी बेटी लड़ी 36% वोट, 36%, दोनों नंबर 2 पोजीशन पे थे। दूसरा, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, आम आदमी पार्टी अभी तक जो ग्रो की है, अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की कीमत में होगी। पंजाब में एक मैसेज और भी था जो हरियाणा में आने वाले समय में शायद देखने को मिल जाए। जब जब लोगों का पारंपरिक दलों से और पारंपरिक राजनीति से मोह भंग होगा, वो एक आम आदमी पार्टी जो कि अलग तरह की राजनीतिक शैली की पार्टी है, अलग तरह का सिस्टम है,
उसके प्रति आकर्षित होते हैं प्रयोग करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, कांग्रेस की कीमत पर करनाल में आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ी है और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। एक वजह इसकी कांग्रेस की इनफाइटिंग भी है, त्रिलोचन सिंह जी ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ना, अलग 2% है, ज्यादा ऐसा नहीं, अब 39 से अब 41 से 45 दिखा रहे हैं, और लगभग उतना जेजेपी का कम हो रहा है। तो अगर गठबंधन मतलब ऑलमोस्ट सब लगभग वहीं पर है, 2-3% सिर्फ जो स्विंग दिख रहा है, वो दिख रहा है कांग्रेस से आप। तो ये बड़ी चिंता की बात है, एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन 2 साल बाकी हैं, और जैसा आपने पहले कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या उनकी पसंद के हिसाब से राज्य में संगठन का ढांचा या कमान अभी 3 महीने पहले मिली है। ये भी सही है कि और जिला प्रभारी अभी बने मिला, उसके तुरंत बाद का ये हो सकता है, अगला जो मेरा 6 महीने के बाद होने वाला है उसमें स्थितियां अलग। जिला प्रभारी तो शायद सर्वे के बाद हुए हैं घोषित। कहाँ जिला प्रभारी जो बनाए गए हैं अभी बन गए, अभी बनाए 10 दिन हुए, वो इसके बाद बने हैं। तो 2 साल का वक्त बहुत है। कांग्रेस त्रिलोचन सिंह जी मुझे ये बताइए, ठीक है, ये तो आप आंकड़े आते रहेंगे जाते रहेंगे, अभी 2 साल है, अभी तो बहुत उठापटक होना है ना, ये तो सिर्फ एक अपने सबके पढ़ने और समझने के लिए है। ये जो कांग्रेस की इन फाइटिंग है, चाहे वो करनाल की ही हो, मुझे पता है आप ओपनली नहीं बोलेंगे, मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा सार्वजनिक तौर पे, है ना, हम लोग सब इशारे में बात करते हैं, पब्लिक भी सब इशारा समझती है। ये इन फाइटिंग कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचाती है संगठन को। मैं ये मानता हूं कि अभी जो चुनाव आएंगे, पिछले जो नुकसान हुआ वो गलती हुई कईयों से, लेकिन अगला चुनाव जो होगा, मेरे उससे पहले सारा जो थोड़ी बहुत कमियां रहेगी पिछली बार बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगला हम डट के मुकाबला करेंगे, कोई इनफाइटिंग वाला काम नहीं रहेगा, तब तो सारे एक उस पे। क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, और सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबको पता है सर, बड़ी छोटी दुनिया है, सब पता है, चाहे वो MP लेवल पे हो जाए, कैंडिडेट जब चुनना हो, या नीचे के लेवल पे हो जाए, या जो लोकल पॉलिटिक्स है। क्योंकि अभी बीजेपी के साथ क्या है कि एक छत तरफ है मनोहर लाल खट्टर, तो बाकी सब जो है, अगर कोई किसी में सुगबुगाहट भी है तो जब तक सत्ता में होंगे। अरविंद शर्मा ने बहुत ज्यादा बोला इनके खिलाफ, अनिल विज हाथ नहीं मिलाते इनके साथ। ठीक है, तो अरविंद सर, तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि अरविंद शर्मा की सेटिंग हो गई है कहीं दूसरी जगह, तो अब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, वो अलग बात है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस करनाल को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है क्या? हाँ, हो रही है अभी जल्दी। कृपया ध्यान दें, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? करनाल जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 से 5 सीट मिलने की संभावना है। करनाल के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है, तो जिले में INLD को जनता के बीच और पैठ बनाने की जरूरत है। सर्वे के रुझान के मुताबिक करनाल में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। मैं इन आंकड़ों में एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं ताकि उसके बाद आप रिएक्ट कर सकें। 2 सीटों पर, 1 सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत कड़ा, और दूसरे सीट पर मुकाबला है, कुछ कड़ा कहे ना कहें, लेकिन वो भयंकर कड़ा है 1 सीट पर। अब जरा मैं खटाखट, ये सारे आंकड़े सामने आ गए हैं जी, है ना, तो बीजेपी से शुरू कर लूं, आपसे शुरू करूं? शशि जी, बड़ी देर से नहीं, सबसे कम बेचारे जेजेपी बोले हैं जी, आपसे शुरू कर। जब सभी सम्मानित साथी करनाल की पृष्ठभूमि से, सब इन्हें अपने आंकड़ों का और अपने वोटरों का पता है। आज अगर करनाल जिले में कोई फील्ड में पार्टी है तो मात्र और मात्र जेजेपी है। बीजेपी? जेजेपी, बीजेपी नहीं है। नहीं, जेजेपी का अपना संगठन है, मैं अपने संगठन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा युवा का जो प्रोग्राम हुआ है पिछले हफ्ते आपके सर्वे के बाद, उसमें हजारों की तादाद में युवा थे। हमारा कल छात्र विंग का प्रोग्राम हुआ है करनाल, प्रॉपर करनाल में, उसमें हजारों की तादाद में छात्रों से नौजवान निकल के आए जो आस्था दुष्यंत चौटाला में रखते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं
आने वाला जो सर्वे होगा आपका, उसमें हमारा पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में करनाल जिले में हमारा शर्तिया खाता खुलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी से शुरू कर लिया तो वही करते हैं और लास्ट में फिर एक बार राजकुमार सिंह जी के पास आएंगे। आम आदमी पार्टी, आप सर मतलब जो दूसरी जगह हुआ है ना, मतलब अभी जो स्थिति है, आगे क्या होगा कल मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कांग्रेस को डैमेज सिर्फ कर रहे हैं, जीत तो पा नहीं रहे, वरना आप डैमेज ना करते तो कांग्रेस 1-2 सीट तो डंके की चोट पे ले जाती। नहीं, आप ये देखिए कि शहरी निकाय के चुनाव में और ये वीरेंद्र जी बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं इनको जरा समझा दूं कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आम आदमी पार्टी इस इलाके में बढ़ी तो हर 2-3% पे 1-2 सीट खोने लगेंगे आप। नहीं, इस बात को हमेशा ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए सारे, निश्चिंत रहिए। आप अगर आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि को देखकर आज के इस समय पर लागू करें कि हमारी पार्टी ने नगर निकाय देखिए सर, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, ये बार बार पॉलिटिशियन निकाय चुनाव उससे कंपैरिजन करेंगे। एक सेकंड निकाय चुनाव, फिर आप उसमें पंचायत चुनाव, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, हर चुनाव का मूड और मिजाज अलग होता है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ, एक वोटर एक बार में गया पोलिंग स्टेशन में, एक ईवीएम का बटन दबाया लोकसभा के लिए और वहीं 2 सेकंड के बाद दबाया विधानसभा के लिए। लोकसभा के लिए दबाया इधर, विधानसभा में दबाया इधर। लोकसभा में मोदी जी जय जयकार हो गया, विधानसभा में नामो निशान मिट गया। इसलिए सर जब आप लोग कंपेयर करते हैं ना विधानसभा निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव, ये भाईचारे का चुनाव है। इसमें तो सर आप उसके घर पर उसकी बेटी की जब शादी हुई तो गए कि नहीं गए, उस पर भी वोट मिलता है और कट जाता है। आपने पड़ोसी को 500 रुपए सगुन दिया, उसके बगल वाले को 550 दे दिया था, उस पर भी 2 वोट कट जाते। जो हमारा मतलब ऐसे बोलने का ये है कि शहरी निकाय की बार बार बात नहीं करता, केवल ये कहता हूं कि जो आपका सर्वे है 11% का हमारे मुख्यमंत्री के लिए, आप ये देखिए बिना किसी प्रचार के मुख्यमंत्री फेस को डिक्लेयर नहीं किया गया आम आदमी पार्टी में, डिक्लेयर करते भी नहीं, उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 11% लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप वो बारिश से पहले का सर्वे था जी, वो तो बाढ़ था, थोड़ा सा खत्म हो चुका है और वो बारिश आई है, चुनाव के अंदर बहुत कम है, बारिश से पहले का सर्वे था। लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। नहीं सर्वे आया है, वो तो सर्वे क्या है, सर्वे आया है तो दूध का बाढ़ था, खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में सफल हुई, पंजाब में सफल हुई, इसी प्रकार से सर मेरे पास समय बहुत कम है, लिमिटेड समय में आने वाला टाइम हमारा है, ना किसी कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। हम मैदान में रहे हैं किसान आंदोलन में, हमारा ये एक 404 4,500 एमएलए है, जिनमें हमारा एक एमएलए है जिसने इस्तीफा दिया था और किसान उसके साथ खड़े हुए थे और किसानों की वजह से ही अरविंद केजरीवाल जी जो पंजाब में सरकार बना गए हैं, यहाँ किसानों की हेल्प करके उस वोट का वो फायदा उठाकर चले गए हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस देखिए, जिसकी वजह से चौटाला जी ने रिजाइन दिया, दोबारा इलेक्शन फिर लड़ा उन्होंने, दोबारा इलेक्शन लड़ा, उसी मुद्दे वोट किसको दी? बीजेपी को। वोट किसको दी? राज्यसभा में बीजेपी को। वोट किसको दी? केंद्र में राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को। इसलिए इनका कहना, मैं इस बात को ये नहीं कहता भी आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर किसानों की बात कोई करता सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं विरोध में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। आने वाली सरकार वोट दिलवाई अपनी न की कांग्रेस को। आखिरी 30 सेकंड का मुझे राजकुमार जी के पास जाना है। 30 सेकंड शशि जी, 30 सेकंड। शशि जी, आपका सर्वेक्षण, मैं नहीं कह रहा, आपका सर्वेक्षण कहता है कि पार्टी के नाते भी और नेता के नाते भी मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में करनाल में हम न केवल अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हो बल्कि हम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने हर घर नल से जल पहुंचाया है, पारदर्शिता से हर किसान के खाते में हमने सम्मान निधि भेजी है, हर घर बिजली। शशि देखिए, सबको समय दिया, ऐसे नहीं, हमने सबको बिजली दी, हमने हर घर 24 घंटे बिजली दी है। नहीं, ये सामने हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस कलम, ये बीच में बोलना मेरी बारी में, कांग्रेस कोरोना के सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री नहीं आए, राजकुमार जी, इनके पार्षदों को
कलह में उलझी कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा, कलह में उलझी कांग्रेस को कुछ नहीं हासिल होगा। और आम आदमी पार्टी का पड़ चुका है, उनको भी कुछ। मेरा एक आखिरी सवाल है राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी के लोग बहुत खुश हो सकते हैं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में आखिरी गेंद पे फैसला होता है, 2 साल का वक्त है। मैं लगातार कह रहा हूं कि मेरे इस वाले सर्वे के रुझान पे न मिठाई बांटिए और न कोप भवन में जाइए, काम कर रहे हैं, काम करेंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या बीजेपी को भी अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए? शशि जी, एक्चुअली त्रिलोचन जी आप तो कहीं हो ही नहीं। त्रिलोचन जी आपका खेत तो चिड़िया चुग गई, आपका खेत चिड़िया चुग गई, आप क्यों इतना रहे हो? शशि जी, कायदे से आपका खेत कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपका सभी को आपके सर्वे का आभारी होना चाहिए कि समय से उनको सचेत करने का काम हुआ है। अभी आप प्रवक्ता कह रहे थे, आपके प्रतिनिधि हैं कि केजरीवाल तो मैदान में है ही नहीं अभी, और सीएम फेस नहीं है। तो मुझे लगता है केजरीवाल के अलावा कोई सीएम फेस होता तो ये आंकड़ा नहीं होता, चला जाए। ये केजरीवाल की ही क्रेडिबिलिटी है, पॉपुलैरिटी है जो यहाँ दिख रही है। केंद्र सीएम फेस इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं लेकिन करते। आपने, अरे सर इसलिए डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आपके पास है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? तो भी आदमी ढूंढ रहे हैं, हम तो मिल जाए। आम आदमी पार्टी तो सर आप हमारे पहली बार आए हैं, हमारे वाले में खुला खेल फर्रुखाबादी है, जो सच है वो बता देते हैं। आप सीएम फेस कैसे होगा सर? आपका आदमी तो है नहीं, ये परसेप्शन है, ये अभी परसेप्शन है जो लोग कह रहे हैं। ये 77 होगा कि 0.7 हो जाएगा, क्या पता है सर? शशि जी हम काम कर रहे हैं, काम के दम पर। चलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये करनाल की स्थिति थी। करनाल में एक चीज समझ में आ रही है, और अंबाला में भी हम लोगों ने देखा था, आम आदमी पार्टी अगर वैसे कैंडिडेट को या वैसे पर्सनालिटी को अपने यहां लेकर के आ जाती है जो अपने साथ कुछ वोट लेकर के आते हैं, ये गौर कीजिएगा। मैंने कहा कि इन आंकड़ों पे से मिठाई मत बांटिए और ना ही आप कोप भवन में चले जाइए डिप्रेशन में, ये आपको बहुत कुछ तस्वीर दिखा रहा है। अगर करनाल में निर्मल सिंह, चित्रा दोनों आती हैं तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर उठ जाता है। अंबाला माफी चाहता हूं, अंबाला। तो अब आम आदमी पार्टी, अरे सर फिर आपने छेड़ दिया मुझे, उधार का जितना आपके यहाँ उतना किसी के यहाँ नहीं है। आप सब मतलब गुड़गांव से लेकर करके मुझे बोलने दीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर प्रॉपर सिलेक्शन करती चली गई, और बीजेपी के प्रोफेसर वीरेंद्र बड़ा खुश हो रहे हैं अभी कि आम आदमी पार्टी करनाल में कांग्रेस को डैमेज कर रही है। सैफौल जी ये कहता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब पानी बढ़ता है तो इलाके में बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो फिर बहुत सारे घर डूब जाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र जी को और बीजेपी को ध्यान ये रखना चाहिए कि डैम में जो पानी जमा हो रहा है वो वाटर लेवल कंट्रोल में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बाकी जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा है बीपी की दवा खा लीजिए। शुक्रिया।